क्रेमलिन की आपात बैठक में ये तय हो चुका है कि यूक्रेन के खिलाफ हाइपरसोनिक ऑपरेशन शुरू होने वाला है, क्योंकि यूक्रेन ने क्रीमिया के ब्लैक सी फ्लीट पर फिर मिसाइल हमला किया है और रूस को इस हमले में बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। Жалко сюда. Вот зря мы сюда пошли, там осколки прилетят. यूक्रेन ने क्रीमिया में भयंकर विस्फोट किया है। Ты снимаешь? Да. Охренеть. Ой, жалко сюда. ये विस्फोट है रूस के ब्लैक सी फ्लीट पर। यह धमाका किया गया है रूस की हथियार सप्लाई पर। यूक्रेन ने रूसी युद्धपोत को निशाना बनाया है। क्रीमिया के फेदोसिया में यूक्रेन ने हमला किया है। यूक्रेन के हमले में रूस का लैंडिंग युद्धपोत तबाह हो गया। ईरानी ड्रोन से लदे एक जहाज पर भी हमला किया गया। बीती रात क्रीमिया में जबरदस्त धमाके सुने गए। लोगों ने अपने मकानों की खिड़कियों से वीडियो बनाए। एक के बाद एक कई धमाकों से क्रीमिया दहल उठा। विस्फोट से उठी ऊंची लपटों से कई मील दूर तक रोशनी फैल गई। Вот зря мы сюда пошли, там осколки прилетят. Поэтому говорю голову. Нифига себе. यूक्रेन के हमले में रूस को भारी नुकसान होने की आशंका है। हमले से रूस का एक लैंडिंग शिप नोवोचेरकास्क BDK-46 तबाह हो गया। रूसी जहाज को मिसाइलों से टारगेट बनाया गया। हमला रूसी समय के मुताबिक शाम 6:51 पर किया गया। हमले के वक्त इस जहाज पर 50 से ज्यादा क्रू मेंबर थे। 10 से ज्यादा क्रू मेंबर के मारे जाने की आशंका है। हमले का मकसद रूस के 2 जहाजों को टारगेट बनाना था। लैंडिंग शिप के साथ साथ एक और जहाज पर हमले का प्लान था। दूसरे जहाज में ईरान से आए शाहिद ड्रोन लदे थे। इन ड्रोन को क्रीमिया से ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर पहुंचाया जाना था। हमले के बाद क्रीमिया ब्रिज पर ट्रैफिक की आवाजाही रोक दी गई। फेदोसिया हमले के साथ साथ यूक्रेन ने रूस के एक और क्रीमिया ठिकाने पर हमला किया। यूक्रेन ने दावा किया है कि येवपतोरिया में रूस के मिलिट्री कमांड पोस्ट पर उसकी सेना ने हमला किया है। नोवोओचेरने के पुराने हथियार गोदाम पर यूक्रेन की सेना ने हमला किया। यूक्रेन के जवान ब्लैक सी से होते हुए येवपतोरिया के पुराने हथियार गोदाम तक पहुंचे और हमला कर दिया। हमले में रूस के कई सैन्य वाहन को नुकसान पहुंचने की खबर है। क्रीमिया पर बड़े हमले की प्लानिंग यूक्रेन लंबे समय से कर रहा था। यह हमला यूक्रेनी सेना और इंटेलिजेंस एजेंसी का साझा ऑपरेशन था। क्रीमिया में यूक्रेनी इंटेलिजेंस एजेंसी के जासूस सक्रिय हैं। क्रीमिया में यूक्रेन के जासूसों ने रूसी जहाजों की लोकेशन दी। इसके बाद यूक्रेनी वायुसेना ने एयर टू सरफेस मिसाइलों से जहाज को निशाना बनाया। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय और रक्षा मंत्रालय ने इस सफल ऑपरेशन के बाद वायुसेना को बधाई दी है। रूस ने ब्लैक सी फ्लीट की सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी है। फिर भी यूक्रेन हमले करने में कामयाब हो रहा है। रूस ने हवा, जमीन और पानी में मल्टीलेयर सिक्योरिटी तैनात की है।
ब्लैक सी फ्लीट की सुरक्षा के लिए रूस ने जल और आकाश दोनों मोर्चों पर तैनाती कर रखी है। ये मल्टी लेयर सिक्योरिटी प्लान है जिससे दुश्मन का बचना लगभग नामुमकिन है। ब्लैक सी फ्लीट पर दुश्मन के हमले का पता लगाने के लिए पोसाइडन टोही विमान गश्त लगा रहे हैं। इनके साथ ही सुखोई 30 भी आसमान में तैनात हैं और इसके अलावा MI-17 और KF-50 हेलीकॉप्टर भी गश्त लगा रहे हैं। आसमान में सुरक्षा के लिए तैनात हवाई बेड़ा समंदर में फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर युद्धपोत के साथ संपर्क में है। सबमरीन भी ब्लैक सी फ्लीट की सुरक्षा में तैनात है। अगर टोही विमान से हमले का अलर्ट मिलता है तो दुश्मन के फ्लीट पर सुखोई और डिस्ट्रॉयर से मिसाइल हमला कर दिया जाएगा। इसके बाद MI और K हेलीकॉप्टर सहित सबमरीन से हमला किया जाएगा। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव का सबसे बड़ा लक्ष्य था क्रीमिया को आजाद कराना। रूस के कब्जे से क्रीमिया वापस लेकर वहां अपना झंडा फहराना, लेकिन अभी तक यूक्रेन का यह लक्ष्य अधूरा है। यूक्रेन 2022 के युद्ध से ही क्रीमिया पर कई बड़े हमले कर चुका है। 31 जुलाई 2022 को यूक्रेन ने ब्लैक सी फ्लीट मुख्यालय पर आईडी विस्फोट किया। इस हमले में 6 लोग घायल हो गए। 9 अगस्त 2022 को यूक्रेन ने क्रीमिया के साकी एयरबेस पर हमला किया। इसमें रूस के 7 विमान तबाह हो गए। 8 अक्टूबर 2022 को यूक्रेन ने कर्च ब्रिज पर विस्फोटकों से हमला किया। कर्च ब्रिज का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। 17 जुलाई 2023 को यूक्रेन ने क्रीमिया के कर्च ब्रिज पर दूसरा हमला किया। 13 सितंबर 2023 को यूक्रेन ने क्रीमिया में ब्लैक सी फ्लीट को स्टॉर्म शैडो मिसाइल से निशाना बनाया। इस हमले में 2 युद्धपोत और 1 सबमरीन नष्ट हो गई। 25 सितंबर 2023 को यूक्रेन ने ब्लैक सी फ्लीट मुख्यालय को तबाह कर दिया। हमले में कई नेवी कमांडर मारे गए। यूक्रेन ने अब एक बार फिर ब्लैक सी फ्लीट को टारगेट बनाया है। अमेरिका जब से 2 वॉर फ्रंट में फंसा है तब से रूस इस मौके का फायदा उठाने में जुटा है। गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से यूक्रेन को हथियार सप्लाई भी घटी है और रूस चाहता है कि उसके हथियार सप्लाई रूट को बंद कर दिया जाए। यूएस, जर्मनी और ब्रिटेन बाल्टिक सागर के रास्ते यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करते हैं। इन देशों के जहाज बाल्टिक सागर से सटे एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड पहुंचते हैं। तीनों बाल्टिक देशों और यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड में हथियार गोदाम बनाए गए हैं। इन गोदामों में सप्लाई रखी जाती है। इसके बाद चारों देशों से ट्रकों के जरिए यूक्रेन तक हथियार पहुंचाए जाते हैं। रूस ने अब इस रूट पर हमले शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन की सीमा में हथियार सप्लाई करने वाले वाहन दाखिल होते ही रूस इन पर मिसाइल हमले कर देता है। यूक्रेन ने रूस के हमलों का जवाब क्रीमिया में उसके वॉरशिप को टारगेट बनाकर दिया है। हमले के बाद क्रेमलिन ने क्रीमिया की सुरक्षा बढ़ाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। सेवेस्तोपोल बेस पर ब्लैक सी फ्लीट के जहाजों की संख्या बढ़ाई जा रही है। क्रीमिया के आसमान में सुखोई फाइटर जेट की पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। इन सभी विमानों पर किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात की गई है। रूस आज रात यूक्रेन पर क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों की बरसात कर हमले का विनाशक जवाब दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और वही बखमुट में जीत के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर से पुतिन के विजय रथ ने रफ्तार पकड़ ली थी। अभियान का पहला पायदान मरिंका है। रूस ने सोमवार को मरिंका पर कब्जे का ऐलान किया। अब पुतिन डोनबास और लुहांस से सटे इलाकों को टारगेट कर रहे हैं।
महीनों तक MLRS से होती बारूदी बरसात। रूसी सैनिकों ने दिन रात एक कर दिया, कभी हवा से तो कभी आर्टिलरी से होता रहा प्रहार। कामयाबी हाथों से फिसलती रही, क्योंकि रूस उस इलाके पर कब्जा करना चाहता था जहां यूक्रेन की मजबूत किलेबंदी थी। सैनिकों के कई ठिकाने थे, हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा मौजूद था। बहुत लंबी जंग के बाद आखिरकार सोमवार को रूस ने दावा किया कि यूक्रेन के मारिंका पर कब्जा कर लिया गया है। रूस की सेना ने बाखमुत के बाद जीत हासिल की। मारिंका से यूक्रेनी सेना को वापस जाना पड़ा है। मारिंका में कितनी भीषण जंग हुई है उसकी गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें। बाखमुत में जिस तरह से रूस की सेना ने एक इमारत को गिराया था, ठीक उसी तरह मारिंका में भी सिर्फ मलबा नजर आ रहा है। ऊंची ऊंची इमारतों पर बमबारी के निशान हैं। बारूदी धमाकों से जमीन का रंग भी काला हो चुका है। तबाही और बर्बादी के सैलाब के बाद अब रूसी सेना ने यहां जीत का झंडा फहराया है। रूस के लिए यह बेहद अहम है, क्योंकि मारिंका डोनेस्क से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। मारिंका से ही यूक्रेन की आर्मी डोनेस्क पर गोलाबारी कर रही थी। यहीं से 21 किलोमीटर के दायरे में यूक्रेनी फोर्स की मजबूत किलेबंदी थी। हालांकि सोलेडर में जीत के बाद मारिंका रूस के लिए आसान टारगेट था। मारिंका पर कब्जा करना रूस के लिए बेहद जरूरी बन गया था, क्योंकि मारिंका को यूक्रेनी सेना ने एक अहम ठिकाना बनाया था। यहां यूक्रेन की सेना के इंजीनियर्स ने खूब काम किया था। यहां सैनिकों के लिए कंक्रीट की दीवारें बनाई गई थी। यहां कंक्रीट की कई सुरंगें भी बनाई गई थी। हथियार के अंडरग्राउंड गोदाम बनाए गए थे। टैंक और आर्मर्ड व्हीकल का बहुत बड़ा काफिला रखा गया था। मारिंका भी मारियुपोल की तरह ही घनी आबादी वाला इलाका था। यहां की इमारतों में यूक्रेनी सेना ने फायरिंग के पॉइंट्स बना लिए थे। हथियार जमा करने के लिए भी यहां जगह की कमी नहीं थी। बाखमुत और मारियुपोल की तरह ही यहां रूस की सेना को तमाम इमारतों को गिराना पड़ा और युद्ध बेहद लंबा चला। डॉनबास और लुहांस्क की सुरक्षा करना रूस की प्राथमिकता है। यही वजह है कि पूर्व में रूस के कब्जे वाले पूरे इलाके की सीमा पर भीषण युद्ध चल रहा है। और अब रुख करते हैं आधा मिनट पूरी खबर का। पहली बड़ी खबर है, इजरायली दूतावास धमाके की जांच अब तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस को सीसीटीवी में दिखे हैं 2 संदिग्ध। सीसीटीवी के जरिए संदिग्धों का रूट पता लगाने की कोशिश की जा रही है। मौके से मिली चिट्ठी की भी जांच हो रही है। दिल्ली पुलिस और एजेंसियां कर रही हैं जांच। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पुनीत हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। पुनीत, सीसीटीवी में 2 संदिग्ध नजर आ रहे हैं। इजरायली दूतावास के पास मिली चिट्ठी की भी जांच हो रही है। अभी तक इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है और इन 2 संदिग्धों के बारे में कोई जानकारी मिली है क्या? देखिए, ये बेहद ही हाई प्रोफाइल मामला माना जा रहा है, क्योंकि इजरायल एम्बेसी के बाहर
ब्लास्ट की ये कॉल थी। तकरीबन 5:45 बजे कल कॉल मिली थी पुलिस को, जिसके बाद की स्पेशल सेल और क्राइम टीम मौके पर पहुंची थी और लगभग 2 घंटे तक आसपास पूरी छानबीन की गई थी। कोई ऐसा स्पॉट तो नहीं मिला जहां ब्लास्ट हुआ हो, लेकिन 3 से 4 लोग मिले थे जिनका कहना था जिन्होंने आवाज सुनी थी और इसीलिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने खंगाले थे। पुलिस को 2 सीसीटीवी ऐसे मिले हैं जिसमें 2 संदिग्ध पुलिस को नजर आ रहे हैं। अब उनकी तफ्तीश की जा रही है कि आखिर क्या। और साथ में आपको बता दें कि एम्बेसी के पास ही एक धमकी भरा लेटर भी पुलिस को मिला था। अब इसमें इजरायली एम्बेसी के बारे में लिखा हुआ था और धमकी भरे शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया था। तो अब ये पत्र बताया जा रहा है, जो लेटर था वो इंग्लिश में लिखा हुआ था और इस ग्रुप का नाम अभी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो सर एलियार रेजिस्टेंस है। हालांकि अभी ये अपुष्ट है, अभी ये क्लियर नहीं है, लेकिन सूत्र हमारे इस ग्रुप का नाम बता रहे हैं कि सर अल्लाह रेजिस्टेंस है। फिलहाल इस पूरे मामले में तफ्तीश की जा रही है, लेकिन 2021 में भी एक लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट इजराइल एम्बेसी के बाहर हुआ था, सड़क के किनारे पटरी पर, और उसकी भी जांच अभी एनआईए कर रही है, लेकिन उसमें भी अभी तक जो एजेंसी है वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। ठीक है पुनीत, नजर आप बनाए रखेगा। बहुत शुक्रिया पूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो देखिए 2021 जैसे धमाके वाली साजिश की आशंका और इसी को देखते हुए जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है जिसमें फिलहाल 2 संदिग्ध नजर आ रहे हैं, उनके रूट पता किए जा रहे हैं और उस धमकी भरे खत की भी जांच हो रही है कि आखिर ये लेटर कहां से आया। इधर नई दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में इजरायल एम्बेसी के पीछे खाली पड़े प्लॉट में धमाका होने से हड़कंप मच गया। पुलिस और दूसरी एजेंसियां जांच कर रही हैं। इजरायली दूतावास के पीछे धमाके के बाद दिल्ली पुलिस रात भर जांच में जुटी रही। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मौके से राजदूत के नाम एक पत्र के अलावा धमाके से जुड़ा कोई ठोस सबूत नहीं मिला। शाम 6 बजे के आसपास दूतावास गेट के अंदर ड्यूटी कर रहे तेजू छेत्री ने सबसे पहले इस धमाके की सूचना दी। आवाज ऐसा है कि कोई टायर फट गया गाड़ी के या कुछ ही फटा, तो आवाज आया तो हमने 2-3 मिनट देखा, हमने अपना दफ्तर के अंदर इधर उधर, अंदर कुछ भी नहीं था। फिर हम बाहर निकले जो, तो वहाँ पे एक पेड़ है, उसके ऊपर कुछ धुआं जा रहा था, इतने देखा हमने। दिल्ली एनसीआर में छाया घना कोहरा। दिल्ली में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम है। कुछ इलाकों में 10 से 20 मीटर तक ही विजिबिलिटी है। तो आज पहले सुबह से ही विजिबिलिटी बेहद कम है। घने कोहरे की वजह से दिल्ली एनसीआर के इलाकों में, आप देखिए, आपको दिखा रहे वीडियो, आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि विजिबिलिटी घने कोहरे की वजह से बेहद कम है। दिल्ली एनसीआर में कपकपाती ठंड के बीच में अब घना कोहरा भी एक बड़ी मुसीबत बन गया है। ये देखिए 4 कैमरों से तस्वीर आपको दिखा रहे, और ये अभी लेटेस्ट तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यानी कि अभी हाल की सुबह की तस्वीर है ये देखिए कैसे सुबह के समय में भी गाड़ियों की हेडलाइट्स ऑन थी और हेडलाइट जला करके लोग गाड़ी चला रहे थे, क्योंकि विजिबिलिटी घने कोहरे की वजह से बेहद कम हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में घने कोहरे की चादर छाई हुई है। इस वक्त हम मौजूद है कर्तव्य पथ पर, जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि चारों तरफ सिर्फ घना कोहरा जो है वो नजर आएगा, और इसी तरह की तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली में जगह जगह पर देखने को मिल रही है। लोग गाड़ी चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे ठीक सामने आप देख सकते हैं कि एक गाड़ी जो है वो खड़ी हुई है, क्योंकि कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा है। उसने अपनी पार्किंग लाइट ऑन कर रखी है, और इसी तरह से लोगों को गाड़ी चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा है, जिसके चलते मजबूरन पार्किंग लाइट जलाकर वो सफर करने को मजबूर नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरह से राजधानी दिल्ली में घने कोहरे की चादर छाई रहेगी। तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। बुधवार की सुबह की बात करें तो आज मौसम विभाग के अनुसार तापमान मिनिमम 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है और मैक्सिमम तापमान 23 डिग्री के आसपास रह सकता है। आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। तो साफ है कि घने कोहरे की चादर से राजधानी दिल्ली ढकी हुई नजर आ रही है। रेल यातायात पर भी इसका काफ़ी असर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि सुबह के वक्त लोग मॉर्निंग वॉक करते हुए आपको इस घने कोहरे की चादर के अंदर नजर आएंगे। और दिल्ली एनसीआर में आज सुबह भारी कोहरा छा रहा। अहले सुबह बताया जा रहा है कि हालात का जो जायजा लिया हमारे संवाददाता गौरव राज गुप्ता ने। आपको दिखाते हैं कि इस रिपोर्ट में आखिर दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे की वजह से कितना बुरा हाल है। नोएडा एक्सप्रेसवे पर फॉग का क्या हाल है? कोहरा नहीं, कोहरे का कोहराम है। विजिबिलिटी ना के बराबर है। ये नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की तस्वीरें हैं।
जहां पर सड़कों पर सिर्फ कोहरा दिखाई दे रहा है। एक्सप्रेसवे कोहरे की चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। जितनी भी गाड़ियां जाती दिख रही हैं सभी ने अपनी हजार्ड लाइट ऑन की हुई है। स्पीड काफी कम है। ये वो एक्सप्रेसवे है जहां पर फर्राटे से गाड़ियां दौड़ती हैं और अभी मैक्सिमम स्पीड यहाँ पर 40 की है और मुझे लगता है स्पीड को और कम कर लेना चाहिए। गौरव राजगुप्ता, TV9 भारतवर्ष। अगली खबर का रुख करेंगे। बीजेपी मिशन 2024 में जी जान से जुट गई है। लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी का टारगेट सेट कर दिया गया है। पार्टी ने 42 में से 35 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। पश्चिम बंगाल दौरे पर गए अमित शाह ने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। अमित शाह ने बंगाल विजय के लिए सोशल सेना तैयार करने और उसके प्रचार पर जोर दिया। आईटी और सोशल मीडिया टीम को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि बंगाल में सोशल मीडिया का ज्यादा महत्व है। सोशल मीडिया के कार्यकर्ताओं को बंगाल के हर घर में बीजेपी का कमल निशान और मोदी जी फिर से एक बार का नारा पहुँचाने से कोई नहीं रोक सकता। मीटिंग में शाह ने पश्चिम बंगाल के 42 सीटों में से 35 जीत पर विजय पताका फहराने का लक्ष्य दिया है। अपने विवादित बयान को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर हिंदू धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। सनातन धर्म स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसे धोखा बताया है। 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान को समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने उनका निजी बयान बताया है। शुरू से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा है कि ये उनके अपने खुद के विचार हैं, ये समाजवादी की पार्टी के विचार नहीं है। वहीं उनकी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी केवल ड्रामा कर रहे हैं, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए कि लोग जाने कोई स्वामी प्रसाद मौर्य टाइप का चीज है, इसीलिए सब ड्रामा है। और वहीं राम मंदिर को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। हर कोई रामलला के लिए अपने अपने स्तर पर कुछ न कुछ भेंट कर रहा है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। यह अनोखी वर्ल्ड क्लॉक राम मंदिर अयोध्या जंक्शन और हनुमानगढ़ी मंदिर को समर्पित की गई है। ये घड़ी एक साथ 9 देशों का समय बताती है। दरअसल लखनऊ के एक सब्जी विक्रेता अनिल कुमार साहू ने एक पेंटेड वर्ल्ड क्लॉक को राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को सौंपी है। आज मैंने एक वर्ल्ड क्लॉक समर्पित किया है राम जी को, और ये एक ऐसी वर्ल्ड क्लॉक है जिसमें आप एक क्लॉक में 9 देशों का समय देख सकते हैं। घड़ी एक है, सुई एक है, और वही सुई मिनट और घंटा दोनों बताती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पत्नी गीता शर्मा गोवर्धन महाराज की शरण में पहुंची। पति के मुख्यमंत्री बनने के बाद गिरिराज महाराज की दंडवत परिक्रमा की। मथुरा में गिरिराज जी महाराज की दंडवत परिक्रमा करती ये महिला राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पत्नी गीता शर्मा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गिरिराज जी महाराज के भक्त हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पूरे परिवार के साथ गिरिराज जी महाराज की शरण में पहुंचे थे। उनकी पत्नी गीता और बेटा गिरिराज जी महाराज की दंडवत परिक्रमा की। बता दें कि तस्वीरों में सीएम की पत्नी गीता कड़ी सुरक्षा के बीच गिरिराज जी की दंडवत परिक्रमा करती नजर आ रही है। उनके साथ उनका बेटा भी है। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी का अलग अंदाज देखने को मिला है। सीएम रेड्डी आज सियासत नहीं बल्कि क्रिकेट पिच पर चौके छक्के लगाते नजर आए। क्रिकेट की पिच पर हाथ आजमाते हैं ये हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी। सीएम रेड्डी ने कभी शॉट लगाया तो कभी डिफेंस करते नजर आए। इसके बाद उन्होंने बैडमिंटन में भी 2-2 हाथ किए। दरअसल मौका था अदुदम आंध्र कार्यक्रम के उद्घाटन का, जिसकी औपचारिक शुरुआत सीएम रेड्डी ने मशाल जलाकर की। राज्य भर में आयोजित होने वाले खेल महोत्सव का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर युवा खिलाड़ियों की छिपी प्रतिभा को उजागर करना, उन्हें निखारना और उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गौरव हासिल करने के लिए तैयार करना है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पंडित मदन मोहन मालवीय की बगिया रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से महक उठी है। इस प्रदर्शनी में अयोध्या के श्री राम मंदिर की झलक भी देखने को मिली। महामना की 162वीं जयंती के मौके पर उनकी स्मृति में मालवीय भवन के प्रांगण में 3 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी लगाई गई। इस दौरान मालवीय भवन को 200 क्विंटल फूलों से सजाया गया। वहीं मालवीय जी के आवास पर 8 लाख से ज्यादा फल और फूलों की प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें सबसे खास है फूलों से बना भगवान राम का मंदिर। ये मंदिर अयोध्या में बन रहे भगवान रामलला के मंदिर जैसा ही है। फूलों और मंदिर के सामने सेल्फी लेने की होड़ सी लगी रही। हमारी बगिया में भी श्री राम की एक झलक दिख रही है। इस बार खास ये है कि श्री राम मंदिर के थीम पर पुष्प प्रदर्शनी यहाँ पे लगी हुई है।
जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में प्रवासी पक्षियों की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से की जा रही है। पक्षियों के शिकार को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदम आपको दिखाते हैं, इससे जुड़े रिपोर्ट। वुलर झील में ये सीसीटीवी कैमरे प्रवासी पक्षियों का शिकार रोकने के लिए लगाए गए हैं। सर्दियों में झील में पक्षियों का शिकार बढ़ जाता है। शिकार रोकने के लिए पहले ही शिकार विरोधी दस्ता तैनात किया गया था, लेकिन अब यहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए गए हैं। हर साल इस मौसम में वुलर झील में कई प्रवासी पक्षी आते हैं। इन पक्षियों में से कई पक्षी संकटग्रस्त प्रजाति की श्रेणी में भी आते हैं। वुलर संरक्षण प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक सीसीटीवी लगने के बाद अवैध शिकार की घटनाओं में कमी आएगी। पिछले साल बहुत सारी अवैध शिकार की घटनाएं दर्ज की गई थी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में पैसेंजर ट्रेन में आग लग गई। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त कोच में एक भी यात्री मौजूद नहीं था। नांदेड़ रखरखाव यार्ड में लगी पूर्णा पर्ली पैसेंजर ट्रेन में अचानक आग लग गई। आग की वजह से ट्रेन का एक कोच पूरी तरह जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि आग लगने के समय ट्रेन नांदेड़ रखरखाव यार्ड में लगी थी और कोच खाली था। ट्रेन में अचानक से धुआं और ऊंची लपटें उठते देख फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। इसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने रेलवे स्टाफ के साथ मिलकर आग पर काबू पाया। जिस कोच में आग लगी उसे इस्तेमाल नहीं किया जाता था और आमतौर पर उसे स्पेयर में रखा जाता था। आग लगने का कारण अभी तक साफ नहीं है और इसकी जाँच की जा रही है। हिमाचल में पिछले 3 दिनों से कुल्लू के जंगलों में भीषण आग धधक रही है। जंगलों में लगी आग से अब तक करोड़ों की वन संपदा जलकर खाक हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में आग ने ऐसा तांडव मचाया है कि करोड़ों की वन संपदा का नुकसान हो चुका है। वहीं ऊंची घाटी के जंगलों में भी लगातार आग भड़क रही है। हालांकि वन विभाग की तरफ से आग पर काबू पाए जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सूखे मौसम के चलते जंगलों में तेजी से भड़क रही है। वहीं इस आग से वन विभाग को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है और ग्रामीण भी इस आग को रिहायशी इलाकों की ओर जाने से रोक रहे हैं। जंगलों में लगी आग के कारण पूरे इलाके में धुआं भर गया है और इससे प्रदूषण के साथ साथ लोगों में सांस संबंधी बीमारियां भी बढ़ रही हैं। यूपी के पीलीभीत में देर रात एक बाघ जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके में घुस गया। जब लोगों की नजर उस पर पड़ी तो उनके होश उड़ गए। यूपी के पीलीभीत जिले में बाघ अक्सर इंसान के रिहायशी इलाकों में देखे जाते रहते हैं। अब ऐसा ही एक मामला अटकोना गांव से सामने आया है। यहाँ एक बाघ गांव में घुस गया और एक घर की दीवार पर चढ़कर सो गया। लोगों को इसकी सूचना मिली तो बाघ देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। वन विभाग की टीम को भी सूचित कर दिया गया। जल्दी से रस्सी तार आदि के जरिए बाघ वाले एरिया को सील कर दिया गया। वन विभाग की टीम और पुलिस भी मुस्तैद दिखी। रिहायशी इलाकों में बढ़ती बाघ की चहलकदमी से लोग दहशत में नजर आए। गनीमत रही कि बिना किसी अनहोनी के बाघ को वन विभाग की टीम ने दीवार से उतार लिया। बॉलीवुड के दबंग खान यानी सलमान खान आज अपना 58वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर उनके घर के बाहर सैकड़ों फैंस इकट्ठा हुए। सलमान खान के बर्थडे का इंतजार उनसे ज्यादा उनके फैंस को रहता है। हर साल की तरह इस बार भी लाखों चाहने वाले उनके घर के बाहर, उनके बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर रात 12 बजे से ही उनके इंतजार में आकर खड़े हो गए। जन्मदिन की रात सलमान खान मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आए। उन्होंने अपने फैंस को शुक्रिया कहा। हालांकि कई बार ऐसा भी हुआ है जब सलमान खान ने फिल्मों की घोषणा के साथ अपने फैंस को रिटर्न गिफ्ट दिया है। आज भी फैंस को ऐसी ही उम्मीद है कि सलमान खान उन्हें इस बार रिटर्न गिफ्ट के तौर पर बहुत बड़ा तोहफा दे सकते हैं। और एक बड़ी खबर मिल रही है, तमिलनाडु के एन्नोर में अमोनिया गैस लीक हो गया। 5 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और बताया जा रहा है कि सबसी पाइप से लीक हुई अमोनिया गैस। तमिलनाडु के तिरुवेल्लूर के एन्नोर की ये घटना है। तो देखिए 5 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं तमिलनाडु से, जहां सबसी पाइप से लीक हुई अमोनिया गैस और अमोनिया गैस की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया है। 5 लोगों को अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। तमिलनाडु के एन्नोर में अमोनिया गैस लीक की ये पूरी घटना है। एक और अहम खबर है हरियाणा से, जहां सरकारी अस्पतालों के 3000 से ज्यादा डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। हड़ताल की वजह से ओपीडी सेवा पर असर पड़ेगा और कहा जा रहा है कि HCMSA के डॉक्टर मांग को लेकर के हड़ताल पर चले गए हैं। अलग कैडर और बॉन्ड शर्तों में बदलाव की मांग। 29 दिसंबर से पूर्णकालिक हड़ताल का भी ऐलान किया गया है। लेबनान फिलिस्तीन सीमा पर हिजबुल्लाह का इजराइल पर हमला। खेत में इजरायली सैनिकों को बनाया निशाना। हमले का वीडियो किया जारी। दक्षिण लेबनान से हिजबुल्लाह का इजराइल पर हमला। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने मस्जिद में छिपकर इजरायली ठिकानों पर की गोलाबारी।
इजराइल की वायुसेना का लेबनान पर जबरदस्त हमला, हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया निशाना। हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह। गाजा में हमास इजराइल के बीच भीषण जंग जारी। हमास ने इजरायली बख्तरबंद सैन्य वाहन को बनाया निशाना। हमले में सैन्य वाहन तबाह, हमले का जारी किया वीडियो। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस नगर पालिका पर इजरायली सेना का कब्जा। कब्जे के बाद सभी पार्किंग से हटवाए वाहन, सभी टिकट रद्द किए। ईरान की सेना ने जारी किया नेतन्याहू की हत्या का एनिमेशन वीडियो। एनिमेशन के जरिए दिखाया कमांड सेंटर में बैठे नेतन्याहू की बम धमाके में मौत। फिलिस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक गाजा युद्ध में अब तक 20,900 लोगों की मौत, जबकि 54,000 से ज्यादा लोग घायल। इजराइल का दक्षिण लेबनान के साहेल अल कैला में हमला, अटैक में एक सैन्य वाहन तबाह। हमले के बाद धू-धू कर जला वाहन। मिडिल ईस्ट में बड़े तनाव की आशंका। ईरान समर्थित सैन्य गुटों पर हमले करेगा अमेरिका। व्हाइट हाउस से आया बड़ा फैसला। हमास के हमले में मारे गए शख्स की इजरायल ने की पहचान। आईडीएफ को घटनास्थल के पास से बरामद हुआ विस्फोटक। प्रधानमंत्री मोदी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। कार्यक्रम में देश भर के हजारों लाभार्थी के साथ केंद्रीय मंत्री, सांसद और विधायक होंगे शामिल। पुंछ में आतंकी हमले के बाद आज जम्मू कश्मीर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बुफलियाज और डीकेजी इलाकों में सुरक्षा हाई अलर्ट। इजरायली दूतावास के पास हुए धमाके के मामले में दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले। जांच में 2 संदिग्ध नजर आए। पुलिस अब आसपास के सीसीटीवी खंगालने में जुटी। इजरायली दूतावास धमाका मामले में पुलिस ने घटनास्थल के पास से एक लेटर बरामद किया। लेटर में एक झंडा भी लपेटा हुआ है। इजरायल दूतावास पहुंचे दिल्ली पुलिस और अग्निशमन विभाग के बड़े अधिकारी। घटनास्थल और आसपास के इलाके की जांच की। पीएम मोदी ने सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से की फोन पर बात। इजरायल गाजा वॉर और पश्चिम एशिया के हालात पर की चर्चा। बोले रणनीतिक साझेदारी पर अच्छी बातचीत हुई। पीएम मोदी ने सीएम मोहन यादव को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने पर दी बधाई। ग्वालियर के ताल दरबार कार्यक्रम में 1282 तबला वादकों ने दी थी प्रस्तुति। ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने ईवीएम पर सवाल उठाया। कहा राहुल गांधी से हुई ये बात, अभी समझ रहे हैं तकनीकी खामियां। इंदौर में गाय के बछड़े का शव मिलने से इलाके में सनसनी। बजरंग दल का कार्यकर्ताओं ने नगर निगम कार्यालय का घेराव किया। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा की पत्नी गीता शर्मा गोवर्धन पहुंची। कड़ी सुरक्षा के बीच बेटे के साथ दंडवत परिक्रमा करती नजर आई। इजरायल पर हमास का जबरदस्त पलटवार। हमास लड़ाकों ने इजरायली टैंक को आईडी से उड़ाया। हमले का वीडियो किया जारी। साउथ गाजा के खान यूनिस में इजरायली फोर्स का हमास ठिकानों पर जबरदस्त हमला। आईडीएफ ने हमास ठिकानों को ध्वस्त किया। गाजा में इजरायल की नाहल ब्रिगेड का विध्वंसक हमला। 2 स्कूलों में की बमबारी। हमले में कई लड़ाकों की मौत। हमास के शहीद अली मुस्तफा ब्रिगेड ने आईडीएफ के कब्जे वाली जगहों पर मोर्टार से की फायरिंग। मोर्टार हमले का हमास ने वीडियो जारी किया। इस वक्त सीधे चलेंगे बहादुरगढ़, जहां पर राहुल गांधी इस वक्त पहुंचे। हरियाणा के बहादुरगढ़ में राहुल गांधी, और तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। और देखिए जिस तरह से पहलवानों का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, और इसको लेकर अब नेताओं की तरफ से भी हमने देखा कि बयानबाजी हो रही है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए बहादुरगढ़ में पहलवानों के बीच, और यहां पर राहुल गांधी पहुंचे। लगातार पहलवानों की मांग का समर्थन भी कांग्रेस की तरफ से किया गया। हमने प्रियंका गांधी को देखा, अब राहुल गांधी पहुंचे। कुमार विक्रांत हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। कुमार, क्या जानकारी मिल रही है? राहुल गांधी बहादुरगढ़ पर पहुंचे अचानक। जी बिल्कुल, राहुल गांधी बहादुरगढ़ जो कि छज्जर गांव के छारा पहुंचे हैं। वीरेंद्र अखाड़ा है जहां वो पहलवानों से उन्होंने मुलाकात की है। पहलवान दीपक पुनिया का ये गांव है। दीपक पुनिया और बजरंग पुनिया ने मिलकर वीरेंद्र अखाड़े की शुरुआत की थी। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से बजरंग पुनिया ने अपना पुरस्कार लौटाया, और अभी जिस तरीके से लगातार हमलावर हैं, साक्षी मलिक हो या बाकी पहलवान हो, और प्रियंका गांधी साक्षी मलिक से मिलने गई थी, ऐसे में अब राहुल गांधी पहलवानों के बीच गए हैं। तो निश्चित तौर पर इस पूरे मुद्दे को कांग्रेस बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है सियासी तौर पर, और सरकार को घेरना चाहती है। बार बार प्रियंका बिल्कुल लौटेंगे आपके पास, सुनते हैं क्या कहना है।
राहुल क्या खास देखने आए थे वो जो आप लोगों के? वो ये देखने आए थे कि भाई जो एक खिलाड़ी होता है उनका जीवन कैसे होता है, रेसलिंग का जीवन कैसे होता है, तो वो देखने के लिए आए थे। तो लगातार देखिए पहलवानों के संपर्क में और कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे, अगर प्रियंका गांधी के बाद देखिए राहुल गांधी भी पहुंचे हैं पहलवानों के बीच। ये तस्वीरें सामने आई हैं, झज्जर में पहुंचे हैं इस वक्त। और जैसा कि हम देख भी रहे थे कि कैसी दिनचर्या होती है पहलवानों की, वो देखा उन्होंने, उनसे मिले। और देखिए जो भेंट के तौर पर अगर आप देखें तो गांव के जनजीवन का जो हिस्सा है यानी कि साग और सब्जियां, वो भेंट करके राहुल गांधी को सम्मानित भी करते नजर आए पहलवान। फिलहाल ये झज्जर के बहादुरगढ़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अखाड़े में जाकर राहुल गांधी पहलवानों से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं। कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़ा हूं। कुमार, ये मान लिया जाए कि अब इस मुद्दे पर एक राजनीतिक लड़ाई होने तय है, क्योंकि राहुल गांधी का यहां पहुंचना, इन तस्वीरों को जारी करना, इसके मायने सिर्फ और सिर्फ पहलवानों से जुड़े हों, ये कैसे माना जाए? जी बिल्कुल नहीं, सियासत में ये चीजें होती हैं और जब जब जिसको मौका मिलता है वो सियासत करता है। आप याद करें जिस वक्त ये सारे पहलवान बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर बैठे थे, तब भी प्रियंका गांधी, दीपेंद्र हुड्डा और तमाम कांग्रेस के नेता वहां समर्थन के लिए पहुंचे थे। और अभी जब साक्षी मलिक ने संन्यास लेने की घोषणा की तो प्रियंका गांधी उनके घर गई थी। बजरंग पुनिया ने अभी जब अपना पुरस्कार लौटाया और उसके बाद जिस तरीके से हलचल तेज हुई तो राहुल गांधी वहां अखाड़े में गए और बजरंग पुनिया ने जिस अखाड़े को शुरू किया दीपक पुनिया के साथ मिलकर झज्जर में, वीरेंद्र अखाड़ा, वहीं पर राहुल गांधी पहुंचे हैं। तो निश्चित तौर पर जो लेकिन कुमार एक चीज है, एक सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है लगातार, ये बीजेपी की तरफ से भी सवाल पूछा जाता है कि जब भी जो मांग रही है पहलवानों की, चाहे वो प्रदर्शन के जरिए हो या इस बार बॉडी को नियुक्त किया गया उसमें सरकार ने कार्रवाई की है, तो ऐसे में अब कांग्रेस क्या मांग करेगी पहलवानों के साथ खड़े होकर, या कांग्रेस का क्या मुद्दा होगा? क्योंकि कार्रवाई हुई, मामले दर्ज हुए, जांच जारी है, ये सारी चीजें जो मांगी गई थी उसे सरकार ने एक्शन लेते हुए बताने की कोशिश की, हम काम कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि जो महिला पहलवान जब जंतर मंतर में बैठी हुई थी उस पर उस वक्त में बृजभूषण शरण पर जितनी तेज कार्रवाई होनी थी वो नहीं हुई। उसके बाद जब दोबारा चुनाव होते हैं तो उसमें बृजभूषण शरण के करीबी ही चुनाव जीत जाते हैं और जो ट्वीट और पोस्टर आते हैं कि दबदबा कायम है, उसने कहीं ना कहीं पहलवानों के बीच में नाराजगी बढ़ाई और ये जो विरोध था वो आगे बढ़ता चला गया। और इसी के बाद लगातार पहलवानों को लगता है कि कहीं ना कहीं जो नया संघ जीता भी उसके पीछे बृजभूषण। अब जब सरकार ने सस्पेंड किया है तो इनका कहना है भंग नहीं किया है, कुश्ती संघ को सिर्फ सस्पेंड किया गया है। तो ऐसे में पहलवानों के बीच में जो पहलवान विरोध कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, उनके बीच में एक संशय है और इस संशय को लेकर के वो नाराजगी जता रहे हैं। और चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, विपक्ष के नेता हो, दीपेंद्र हुड्डा हो, ये सभी बिल्कुल कांग्रेस का कहना है, लगातार दावा है कि खिलाड़ियों की इसी नाराजगी को वो लगातार एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और बजरंग पूनिया का क्या कहना है राहुल गांधी के इस विजिट को लेकर, आइए सुनते हैं। हमारा जो रूटीन होता है ना रेसलिंग का, वो देखने के लिए आए हैं। तो कोई खास बात हुई पहलवानों से? वो बिल्कुल उनके माइक में, उनके चैनल पे या वो वीडियो बनाई थी उन्होंने। हाँ, कुश्ती की उन्होंने, एक्सरसाइज की। बिल्कुल। आपके साथ किया? मेरे साथ ही कर रहे थे। तो क्या खास देखने आए थे वो जो आप लोगों के? वो ये देखने आए थे कि भाई जो एक खिलाड़ी होता है उनका जीवन कैसे होता है, रेसलिंग का जीवन कैसे होता है, तो वो देखने के लिए आए थे।